हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे थे और हमने कंटिन्यू सीरीज को स्टार्ट करते हुए बॉटनी के अंदर मुख्यतः 8 अध्यायों को कंप्लीट कर लिया था। यानी कि हम यूनिट नंबर 2 बात कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 9 की आज हम बात करेंगे। जो अपना चैप्टर नंबर 9 है वो है एंजाइम्स। क्या है? मुख्य रूप से आज हम इसका पार्ट फर्स्ट के अंदर एंजाइम के बारे में बात करेंगे। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और किन किन प्रकार के एंजाइमों का क्या मुख्य कार्य होता है। देखिए, एंजाइमों के इतिहास की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि जो विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जीवों के अंदर, वो संश्लेषित प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये संश्लेषित प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है, इन संश्लेषित प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मुख्य रूप से कुछ ऐसे जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जैव उत्प्रेरक पाए जाते हैं। वो उत्प्रेरक क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे जैव उत्प्रेरक पाए जाते हैं। और ये उत्प्रेरक क्या करते हैं कि किसी भी एक अभिक्रिया की यानी कि रिएक्शंस की दर को बढ़ा देते हैं, या दर को कैटालाइज्ड कर देता है। अब किस प्रकार अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाई जाएगी और किस प्रकार अभिक्रियाओं की दर घटेगी, ये किसके ऊपर निर्भर करता है। कभी आपने सोचा है कि जीवों के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन अभिक्रियाओं के माध्यम से क्या रिजल्ट बनता है, कौन सी अभिक्रियाएं किस प्रकार का कार्य करने में अपने को सामर्थ्य प्रदान करती है और किन अभिक्रियाओं का अपने लिए महत्वपूर्ण उपयोग है। तो अपने को पता है कि सभी प्रकार की जो अभिक्रियाएं पाई जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो, इन सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो मुख्य प्रकार के एंजाइम क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरकों की भांति काम करते हैं। किसके उत्प्रेरकों की भांति? मुख्य प्रकार के जो सारे एंजाइम होते हैं वो सभी एंजाइम जैव उत्प्रेरकों के भांति कार्य करते हैं। अब अगर सभी प्रकार के एंजाइम जैव उत्प्रेरक की भांति कैसे, कि कुछ क्या होता है कि एंजाइम के अंदर जो होने वाली अपचयन या अपघटनीय अभिक्रिया है, उपापचयन अभिक्रिया है, सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, संश्लेषण करते हैं, उनकी नियमित दर को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो हम अगर एंजाइम के बारे में मैं आपसे कहूं तो आप एंजाइम की क्या परिभाषा लगाओगे? कि हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर या प्रकृति में ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जैविक कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। यानी प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जैविक कोशिकाओं के अंदर जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो मैं इसका लिखता हूं परिभाषा एंजाइम की, ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो प्रकृति के अंदर उपस्थित ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जैविक कोशिकाओं में, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जैविक कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैविक कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का मतलब क्या है कि ऐसे जो कुछ कार्बनिक पदार्थ हो वे क्या करते हैं, किसी भी कोशिका की, जैविक कोशिका में उसकी कोशिका की दर को बढ़ाने या कम करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं, उसके अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं। उसको हम बोलते हैं कि वो जैव उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, एंजाइम क्या रहेंगे? एंजाइम ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो किसी भी जो जैविक कोशिकाओं के अंदर जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये तो हमने बात कर ली कि ये एंजाइम की क्या हो गई भाई, परिभाषा हो गई। लेकिन ये एंजाइम वर्ड है, इस वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था? एंजाइम के बारे में सबसे पहले अपने को किसने बताया, क्या था? तो ये हुआ कि एंजाइम जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, मुख्य प्रकार से मैं बात करूँ तो ये एंजाइम क्या होते हैं, सभी प्रकार के जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसकी जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान सबसे पहले की थी अपनी बर्जीलियस ने। किसने की थी? बर्जीलियस ने एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के रूप में बताया था। बर्जीलियस ने, वैज्ञानिक बर्जीलियस ने इसको जैव उत्प्रेरक के रूप में बताया। अब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के जो एंजाइमों की खोज होनी शुरू हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ,
सबसे पहले एक एंजाइम जिसका नाम है मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम क्या हुआ कि जाइमेज एंजाइम, नोट लगा कि यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले खोजा गया एंजाइम जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम को यीस्ट की कोशिकाओं के अंदर, जाइमेज एंजाइम को यीस्ट की कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले, जाइमेज एंजाइम को यीस्ट की कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने देखा था। एडवर्ड जेनर ने देखा था, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले यीस्ट की कोशिकाओं के अंदर जाइमेज एंजाइम को देखा। ये हम पढ़ रहे हैं, हम मुख्य रूप से अपना जो टॉपिक चलता है एंजाइम का इतिहास उसको लेकर। तो एडवर्ड जेनर, मुख्य रूप से बात करी जाए तो यीस्ट कोशिकाओं में, सॉरी एडवर्ड जेनर, एडवर्ड बुकनर, जेनर अलग बात है, अलग में आता है, एडवर्ड बुकनर, ठीक है। एडवर्ड बुकनर ने इसको यीस्ट कोशिकाओं में देखा। अब नॉर्मल सी मैं बात करूं तो मुख्य प्रकार के जो एंजाइम का सबसे पहले हम बात करें तो सर्वप्रथम जो यीस्ट कोशिकाओं में इसकी जाइमेज एंजाइम की पहचान हो गई। फिर क्या हुआ कि विशेष रूप से हम बात करें तो विली कूले ने सबसे पहले एंजाइम नाम दिया था। किसने नाम दिया था सबसे पहले एंजाइम नाम? विली कूले ने। विली कूले ने सबसे पहले एंजाइम नाम दिया। देखिए हम एंजाइम का इतिहास पढ़ रहे थे, किसने खोज की, किसने ये देखा, सबसे पहले जो मुख्य रूप से चीज़ें थी उसके बारे में भी अपने बात की है। लेकिन एक बात याद ध्यान रखिए योग्य ये भी है कि मुख्य रूप से हम बात करें एंजाइम के बारे में तो एंजाइम की संरचना अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एंजाइम के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, तो पर्टिकुलर हर एक एंजाइम के बारे में देखते हैं कि कौन सा क्या एंजाइम किसके ऊपर निर्भर करता है और एंजाइम की प्रकृति क्या होती है। ये छोटा सा टॉपिक है बायोलॉजी का, एंजाइम जो हम मुख्य रूप से जीव विज्ञान में भी पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन टॉपिक भी है। तो हम एंजाइम की जो इतिहास को पढ़ते हैं नॉर्मल सा क्या कहते हैं, चलो RBSc इसके इतिहास की भी बात कर लेते हैं। चलिए तो देखिएगा एंजाइम के, देखो जीव उत्प्रेरक के रूप में हमने बात की है, बर्जीलियस ने ये जीव उत्प्रेरक के रूप में बात की थी। एडवर्ड बुनकर की भी हमने बात की थी, उन्होंने यीस्ट कोशिका में सबसे पहले जाइमेज एंजाइम की खोज की थी, जाइमेज एंजाइम की। फिर हम तो बात करती है, देखो RBSc ये कहती है कि एंजाइम शब्द का सबसे पहला प्रयोग विली कूले ने किया था। ये हमने बात की है कि इन्होंने सबसे पहला शब्द दिया था एंजाइम, सबसे पहले शब्द का प्रयोग विली कूले ने किया था, ये भी हमने देखा था। और मुख्य देखो यीस्ट में किण्वन के लिए ये जो कोशिकाएं उसके लिए उसने उपयोग किया था। और JB सुमनर ने सर्वप्रथम यूरियाज एंजाइम की वृद्धि के बारे में बताया। ये जो जनरल डिटेल है देखो, सुमनर नॉरपैथ ने भी रासायनिक दृष्टि से प्रमाण दिए थे। और सेकेंड ऑल्समेंस द्वारा राइबोसोम की खोज, राइबोजाइम भी इन्हें कहा गया था एंजाइम को। तो अलग अलग प्रकार का इसका जो पर्टिकुलर इसका इतिहास रहता है उसके बारे में। अगला है अपने एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना क्या होती है मुख्य रूप से देखिएगा, एंजाइम की संरचना मतलब कि हमें क्या कहना है कि हमें पता होना चाहिए किस प्रकार के एंजाइम की संरचना होती है और कौन कौन से समूह इसके अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं एंजाइम की संरचना के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य रूप से एंजाइम की संरचना के बारे में। एंजाइम की संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो अपने को पता होना चाहिए कि एंजाइम की संरचना किस प्रकार की हो सकती है। तो पहले अपने को ये भी मालूम होना चाहिए कि एंजाइम किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। सभी प्रकार के यानी कि सभी जो एंजाइम होते हैं, सभी प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होता है, या सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये हमने बात हमें पता है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हो ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हो या एंजाइम नहीं होते, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम नहीं होते। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के प्रोटीन हो वो एंजाइम होते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य प्रकार के कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं वो RNA से निर्मित होते हैं। जैसे एक नाम याद रखना है, राइबोजाइम, राइबोजाइम एंजाइम। राइबोजाइम एंजाइम किससे मिलकर बना होता है? RNA से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता है, ये मुख्य प्रकार से RNA से मिलकर बना होता है, जो RNA का संवर्धन में सहयोग करता है।
आवर्धन आरएनए के संवर्धन में ये सहयोग करता है। तो ये किससे हो गया, ये आरएनए से बन गया, हमने बात की प्रोटीन से। तो सभी एंजाइम हो सकते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन आरएनए एंजाइम हो ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ आरएनए से भी मिलकर बने होते हैं, ये आरएनए के समूह से जो राइबोजाइम एंजाइम होता है वो मुख्य प्रकार से हम बात करें तो एक एंजाइम आरएनए का बना होता है और इसके अंदर इसके अलावा दूसरे की बात करें तो कुछ जैसे पेप्सिन एंजाइम है, यूरियज एंजाइम है, इस प्रकार का कुछ एंजाइम है जो अधिकांश एंजाइम में मुख्य घटक प्रोटीन के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी होते हैं। कुछ अधिकांश एंजाइमों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ अप्रोटीन युक्त भाग, अप्रोटीन युक्त भी कह सकते हैं इसको, और मुख्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन की क्रिया के लिए मुख्य रूप से कार्य करने वाले भाग होते हैं। अब उसे जिसके अंदर ये प्रोटीन और अप्रोटीन भाग मिलते हैं, इस प्रकार का जो एंजाइम्स बनता है उस एंजाइम्स को हम बोलते हैं होलो एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। उस प्रकार के एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। अब होलो एंजाइम की संरचना की मैं बात करूँ तो होलो एंजाइम का प्रोटीन का जो भाग होता है वो मुख्य रूप से एपोजाइम्स कहलाता है और अनेक रूप से इसके अंदर संरचनाएं बनी होती है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं और इसके भाग को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा होलो एंजाइम का डायग्राम इस प्रकार का एक संरचना में बात करें, इसके अंदर एक सिरा ऐसा, ठीक है, और इस प्रकार की संरचनाएं अंदर पाई जाती थी। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। और इसके अंदर कुछ कणीय संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर कुछ कणीय संरचनाएं पाई जाती जिसे बोलते हैं एपोएंजाइम, एपोएंजाइम। ठीक है, अब एपोएंजाइम और इसके प्रोस्थेटिक समूह ये किसकी संरचना है, ये अपने हैं एक प्रकार का होलो एंजाइम। क्या है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम पता है ना क्या होता है, प्रोटीन प्लस अप्रोटीन भाग का संश्लेषण वाला क्या कहलाता है, होलो एंजाइम कहलाता है। अब मुख्य प्रकार से इसके अंदर जो सहकारक पाया जाता है प्रोटीन के अंदर, सहकारक को तीन भागों में हम विभेद करते हैं। अब सहकारक इसके अंदर तीन भाग कौन से, कि एक तो होता है प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा मुख्य प्रकार का होता है सह एंजाइम और तीसरा क्या होता है, सक्रियक। तो इसके जो सहकारक होते हैं उसको तीन भागों में बांटते हैं। सहकारक को तीन भागों में हम बांटते हैं। एक तो प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह मुख्य रूप से क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। दूसरा क्या रहेगा, सह एंजाइम, सह एंजाइम मुख्य रूप से दूसरा क्या रहता है, सह एंजाइम, और तीसरा क्या रहता है, सक्रियक। सक्रियक होता है। अब देखो ये प्रोस्थेटिक समूह, सक्रियक, सह एंजाइम, ये क्या विभिन्न प्रकार की क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो देखो प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है कि जब कार्बनिक प्रकृति का एक अप्रोटीन भाग, क्या होता है, कार्बनिक प्रकृति का एक अप्रोटीन भाग जो एपोएंजाइम से सघनता से क्या होता है, एवं दृढ़ता से अनुबंधित रहता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन वाला भाग होगा जो प्रोटीन से निर्मित नहीं होगा, वो क्या रहता है कि एपोएंजाइम से बहुत ही टाइटली जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है, अब प्रोस्थेटिक समूह की बात करें, इसके एग्जांपल देखो साइटोक्रोम है, मुख्य रूप से फ्लेविप्रोटीन्स है, ये सभी क्या प्रोस्थेटिक समूह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अपना सह एंजाइम। सह एंजाइम मतलब को एंजाइम क्या होता है, जो उसके साथ साथ कार्य करेगा, उसको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, उसकी जो भी रिएक्शंस हो रही है उसके अंदर एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे ही रिएक्शंस विफल हो रही है यानी कि फेलियर की तरफ जा रही है, रिजल्ट के तौर पर ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलती है, तो वो उसको कैटेलाइज्ड करता है, यानी कि उसके
अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि रिएक्शन से बनने वाली जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। और एंजाइम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैविक कोशिकाओं के अंदर जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो सह एंजाइम भी वो होता है जो वो एक अप्रोटीन का भाग रहेगा, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ नहीं रहेगा, और इसके अंदर आसानी से मुक्त होने वाले पृथक पृथक चीज़ें पाई जाती है। आसानी से मुक्त होने वाले कैसे कि अपने को पता है, जैसे NAD, निकोटिनामाइड, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, FAD, ये सब प्रकार की क्या होती है, इसके अंदर सह एंजाइम के अंदर चीज़ें पाई जाती है। और तीसरा है अपना सक्रिय प्रकार का। सक्रिय क्या होता है विद्यार्थियों की, जब अप्रोटीन भाग अकार्बनिक प्रकृति का हो, कोई धातु से या मुख्य रूप से किसी आयन से हो, यानी कि अप्रोटीन का भाग जो अकार्बनिक प्रकृति की कोई धातु आयन से बना हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय कहते हैं, जैसे फेरस वगैरह है। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि होलो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस अप्रोटीन भाग, ये हम कह सकते हैं। जैसे होलो एंजाइम बराबर अप्रोटीन प्लस होलो एंजाइम बराबर अप्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक समूह, होलो एंजाइम बराबर अप्रोटीन प्लस एपो एंजाइम, क्या होता है, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, यानी कि अप्रोटीन समूह बनेंगे और मुख्य रूप से एपो एंजाइम का भाग बनेगा, जो क्या होता है, मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो कॉन्फैक्टर के रूप में पाया जाता है। अब कौन कौन से होते हैं अप्रोटीन में, वही प्रोस्थेटिक, इसके अंदर ही होता है प्रोस्थेटिक समूह, यानी कि अप्रोटीन के भाग रहेंगे, पहला प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और सक्रिय तीसरा, दूसरा है सह एंजाइम और तीसरा क्या है, सक्रियक। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो होलो एंजाइम से सह एंजाइम को डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा, होलो एंजाइम से सह एंजाइम को डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा आसानी से इनको अलग अलग किया जा सकता है। अब हम मुख्य रूप से एंजाइम की विशेषता के गुण और एपो एंजाइम के बारे में इसके आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, और एपो एंजाइम के क्या होते हैं मुख्य कारण या इसके प्रकृति, उसके बारे में भी हम जानते हैं। अब हम अगला चैप्टर बात करेंगे अपने इसी टॉपिक चैप्टर के अंदर। टॉपिक अगला जो मुख्य रूप से रहेगा वो क्या रहेगा कि हम एंजाइम की विशिष्ट कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे, स्पेशल टाइप के। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बार बार हम वर्ड पढ़ रहे हैं एपो एंजाइम, वो एपो एंजाइम क्या होता है। देखो एपो एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम का मुख्य भाग होता है। क्या होता है एपो एंजाइम? एपो एंजाइम होता है एक एंजाइम का मुख्य भाग। एंजाइम का मुख्य भाग, मुख्य भाग मतलब कैसे कि ये मुख्य भाग होता है जो एंजाइम के लिए सक्रिय स्थल, यानी कि इसके अंदर कुछ न कुछ सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। सक्रिय स्थल मतलब कि एंजाइम के रिएक्शन यानी अभिक्रिया के रिएक्शन के समय मुख्य रूप से ये कार्य करते हैं, इससे सक्रिय स्थल कहते हैं। अब मुख्य रूप से बात करेंगे तो एंजाइमों में प्रोटीन की जो लंबाई होती है और विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल की लंबाई, प्रोटीन के सक्रिय स्थलों की लंबाई, इन सब की लंबाई का निर्धारण भी कौन करता है? एपो एंजाइम करता है। एपो एंजाइम की और मुख्य रूप से बात करें तो एंजाइम के प्रोटीन का कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक से अधिक विशेष क्षेत्र पाया जाता है, जो क्या कहलाता है? सक्रिय स्थल कहते हैं। विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र पाया जाता है इसके अंदर एपो एंजाइम में, जो सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करता है। ये नॉर्मल सी बात थी अपने एपो एंजाइम के बारे में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल से, देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, इसमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल रही और समझाने वाली चीज़ें नहीं है कि अपने को इसके कुछ नाम पता होना चाहिए। जैसे कि एंजाइम के विशिष्टता के अब गुण की बात करेंगे। एंजाइम के विशिष्ट कोई गुणों के बारे में बात करेंगे। एंजाइम के विशिष्ट गुणों की बात करें तो एंजाइम के विशिष्ट गुण क्या होते हैं? एंजाइम के विशिष्ट गुण देखिएगा कि अपने को पता है कि सभी प्रकार के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अपने को पता होना चाहिए कि एक तो श्वसन एंजाइम होते हैं और एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी। दो एंजाइमों के बारे में तो अपने छोटी क्लास में भी ये पढ़ा है कि एक होते हैं श्वसन एंजाइम और एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी एंजाइम। श्वसन एंजाइम किसे कहेंगे? श्वसन एंजाइम क्या होता है? आपको पता है कि श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जो एंजाइम होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं।
श्वसन एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्रकाश संश्लेषी एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर विद्यमान रहते हैं और इसके अंदर मुख्य रूप से एंजाइमों में जो उत्प्रेरण की जो क्षमता पाई जाती है वो समुदाय को बिना विशुद्ध रूप से पृथक किया जा सकता है, इनको विशुद्ध रूप से भी पृथक किया जा सकता है, नॉर्मल सी बात करें। अब कुछ गुणों के बारे में हम ओरली बात करते हैं, जैसे कि पहला इसकी प्रोटीन प्रकृति। एंजाइम का पहला गुण होता है प्रोटीन प्रकृति। प्रोटीन प्रकृति, पहला गुण क्या होता है? प्रोटीन प्रकृति, यानी कि सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, रासायनिक रूप से प्रोटीन के बने हुए होते हैं और प्रोटीन के अतिरिक्त इनके अंदर कभी कभी मात्रा में, सुनिएगा बात को ध्यान से, सभी प्रकार के एंजाइम, हमने हमेशा पहले ही बात की थी कि प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हो ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरी एक अपवाद देखा था, आरएनए से मिला था। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि सभी एंजाइम अगर प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं तो प्रोटीन्स के अलावा भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है। वो प्रोटीन के अतिरिक्त अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, परमाणु अणु कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? पहला गुण है कि इनकी प्रोटीन प्रकृति। दूसरे गुण की बात करेंगे तो दूसरे गुण होता है एंजाइमों का कोलाइडी। दूसरा गुण कौन सा है? एंजाइमों का दूसरा गुण है कोलाइडी प्रकृति। अब कोलाइडी प्रकृति कहते हैं किस प्रकार होती है? तो समस्त प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो कोलाइडी प्रकृति के होता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सभी प्रकार के अगर एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है एंजाइमों का, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है? सतह प्रदान करता है। यानी कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है कि रासायनिक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सतह ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होते हैं? अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है, अभिक्रिया बहुत तेज गति से हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या था? इसकी कोलाइडी प्रकृति। तीसरा है इसकी विशिष्टता। क्या है? तीसरा है विशिष्टता। अब एंजाइम की विशिष्टता कैसे? कि अपने को पता है कि सभी एंजाइम के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल टाइप का गुण पाया जाता है। कोई भी प्रकार का एंजाइम बात करो जो किसी न किसी अभिक्रिया की वेग बढ़ा रहा है, वेग कम कर रहा है, उसको उपस्थिति अनुपस्थिति दर्शा रहा है। तो सभी एंजाइम अपनी अभिक्रिया में के प्रति एक विशेषता रखते हैं और उस विशेषता के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया में को उत्प्रेरित करता है, यानी कि एक एंजाइम एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। ऐसा नहीं है कि इस एंजाइम ये प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, ये वाला एंजाइम ऊपर इस वाले प्रकार के एंजाइम को अभिक्रिया को उत्पन्न करता है, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक अवरोधों या अवरोधों पर यह क्रियाशील रहता है, उसके बाद ये कम हो जाता है। जबकि कुछ ही ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ही ऐसे एंजाइम होते हैं जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को भी उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो इनकी विशेषता होती है कि एक एंजाइम एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अनेक प्रकार की दो या दो से अधिक प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। अब विशिष्टता के आधार पर एंजाइम क्या हो सकता है कि एंजाइम की जो मुख्य विशिष्टता होती है वो चार प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी की? पहली होती है इसका निरपेक्ष विशिष्टता। पहली क्या होती है इसकी? निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशेषता का मतलब क्या है? देखिएगा, यानी कि इस प्रकार की विशेषता में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। निरपेक्ष रहते हैं, हमेशा एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, निरपेक्ष रहते हैं। और जैसे यूरिएज एंजाइम हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, यूरिएज एंजाइम द्वारा केवल विशिष्ट यूरिया का जल अपघटन ही किया जाता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर यूरिएज एंजाइम काम करता है। तो केवल और केवल जल अपघटन के लिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूरिया का जल अपघटन। एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए काम करता है। दूसरे की मैं बात करूं अगला गुणों के बारे में, तो अपने को पता है समूह विशिष्टता। पहली थी निरपेक्ष विशिष्टता, दूसरी क्या है? दूसरी है अपने समूह विशिष्टता। अब समूह विशिष्टता का क्या होगा? देखिएगा, विशिष्टता एक इंपॉर्टेंट चीज होती है उत्प्रेरक के लिए। अब अगर एक के लिए हो तो निरपेक्ष, समूह में क्या होता है कि कुछ एंजाइम संबंधित क्रियात्मक
संबंधित क्रियाकारक कैसे कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो संबंधित क्रियाकारक के समूह विशेष पर ही काम करते हैं, यानी कि अपने संबंधित कोई भी क्रियाकारक है तो उस पर यह विशेष रूप से क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं उस प्रकार के। जैसे कि हम बात करते हैं हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम्स होता है, वो विशेष प्रकार के हेक्सेस शर्कराओं के लिए काम करता है। जैसे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है वो विशिष्ट प्रकार की शर्करा के लिए ही कार्य करता है, विशिष्ट प्रकार की शर्कराओं के लिए ही कार्य करता है। और अगली मैं विशेषता की बात करूं तो अगली विशेषता होती है अपने बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता कैसे समझिएगा, चौथी जो विशेषता होती है वो होती है बंध विशिष्टता। कौन सी होती है, बंध विशिष्टता, सॉरी तीसरी सी बंध विशिष्टता, क्योंकि हम विशेषता की बात कर रहे हैं, विशेषता में निरपेक्ष विशेषता, समूह विशेषता और बंध विशेषता होते हैं। अब बंध विशेषता क्या है, हमने निरपेक्ष की बात कर ली किसी एक पर्टिकुलर के लिए, हमने बात की थी समूह की, वो किसी एक क्रियाकारक के रूप में होता है। बंध का मतलब होता है कुछ एंजाइम एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध को ही पहचान कर उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं, यानी कि विशेष प्रकार का कोई एक बंध को पहचानेंगे, उस विशेष प्रकार के बंध को पहचान कर ही उसके लिए क्रियाशील रहेंगे, उसके लिए उत्प्रेरक की भांति काम करेंगे। जैसे राइबोन्यूक्लियस अम्ल क्या होता है, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने को पता है कि पिरिमिडीन सारक को पहचान कर ही उसके अंदर कार्य करते हैं, जो डीएनए के अंदर पाए जाने वाली जो सारक होते हैं। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पिरिमिडीन सारक 3' यानी कि 3' जो इसका सिरा होता है, उसके सिरे पर ही फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है, उसका अपघटन किया जाता है। तो ये विशेष प्रकार की बंध विशेषता हो गई। और हम अनेक प्रकार के जो कारणों को देखते हैं, उन कारणों का मतलब यह है कि अनेक प्रकार की क्रियाशील चीज़ें चलती रहती हैं। अब हमने बात की है निरपेक्ष विशेषता की, हमने बात की है समूह विशेषता की, हमने बात की है बंध विशेषता की। इसी के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। एक होती है त्रिविम विशेषता। अब त्रिविम विशेषता कैसे, एक रासायनिक क्रिया है जो एक के समान चल रही है, एक अलग अलग में चल रही है, कुछ विशिष्ट प्रकार के बंधों को देख रही है। तो तीसरी त्रिविम विशेषता क्या रहेगी, त्रिविम विशेषता का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो क्रियाकारकों के केवल विशेष प्रकार के विशेष समावयवों पर ही काम करते हैं, वो होती है त्रिविम विशेषता। एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, जैसे अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज के एल यानी कि लीनो अमीनो अम्ल के रूप में कार्य करता है। तो ये प्रकार की क्या होती है कि ये होती है मुख्य रूप से त्रिविम विशेषता। क्या होती है, त्रिविम विशिष्टता। हम गुण पढ़ रहे थे एंजाइम के और मुख्य रूप से प्रोटीन प्रकृति की बात की, कोलाइडी की बात की, विशेषता की बात की। चौथा जो गुण है, वो चौथा गुण की मैं बात करूं, इसका होता है वृहद आकार। क्या होता है चौथा गुण, अपना यहाँ लिख देते हैं। चौथा जो गुण होता है वो होता है वृहद आकार। अब वृहद आकार किस प्रकार से, अपने को पता है कि एंजाइम का जो एक अणु होता है, एंजाइम का अणु आकार बड़ा होने के कारण अति सूक्ष्म मात्रा में भी अधिक क्रियाओं को यानी अधिक क्रियाधारों को, यानी कि आकार जब अधिक ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आकार बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि अधिक क्रियाधारों को अभिक्रिया द्वारा प्रदान कर सकता है, अभिक्रिया का भाग प्रदान कर सकते हैं, अभिक्रिया के अंदर सतह प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आकार बड़ा रहेगा एंजाइम का तो अधिक प्रकार के जो क्रियाधारों को सतह वो प्रदान कर सकते हैं, जो अभिक्रिया की दर बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार में भी ये हेल्प करता है। और जो पांचवा होता है वो अम्लीय व क्षारीय, ये दोनों प्रकार के क्रियाकारकों की क्षमता। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि एसिडिक एंड मुख्य रूप से बेसल, उसमें क्या होता है कि एंजाइम का जो अधिकांश भाग होता है ना, एंजाइम का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, अपने को पता है प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। आप प्रोटीन द्वारा अगर कोई भी एंजाइम निर्मित है तो एंजाइम का प्रोटीन द्वारा निर्मित होने पर क्या होता है कि प्रोटीन उभय धर्मों की प्रकृति के हो जाते हैं। उभय धर्मों की प्रकृति के होने के कारण कैसे कि वो क्षारीय के रूप में भी काम करते हैं, वो अम्लीय के रूप में भी क्रियाधारकों के साथ क्रिया भी कर सकते हैं। तो उभय धर्मी प्रकृति के आधार पर भी ये एंजाइम्स काम कर देते हैं। और मैं बात करूं अगला एंजाइम का विशिष्ट गुण है वो है इसका एंजाइम इष्टता। क्या होती है, एंजाइम इष्टता। अब ये एंजाइम इष्टता क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि अधिकतर ऐसे एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की अवस्थाओं में ही सर्वोत्तम क्रियाशीलता दिखाते हैं। उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, स्पेशल उसकी स्थिति चाहिए, सिचुएशन चाहिए, उसी अवस्था में ही वो क्या करते हैं,
क्रियाशीलता दिखाते हैं। ऐसे एंजाइम क्या होती है, इसे बोलते हैं एंजाइम इष्टता। अपने को एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कुछ प्रकार के जो तापमान को लेकर, कुछ विशेष प्रकार के दाब को लेकर ऐसे एंजाइम काम करते हैं। प्रोटीन प्रकृति के होने के कारण ऐसे जो एंजाइम होते हैं वो विशेष प्रकार के ताप पर ही इनमें क्या होती है, अभिक्रिया की दर संपन्न होती है। और अंतिम रूप से इस विशिष्ट गुणों की बात करूं मैं एंजाइम का, तो वो रहेगा एंजाइम संदमन या निमोचन। एंजाइम संदमन या निमोचन की बात करें तो एंजाइम की क्रियाशीलता के दूसरे रसायनों द्वारा कम किया या रोका जाना। एंजाइम की क्रियाशीलता को कोई दूसरे रसायन उसके अंदर इंक्लूड करके उसकी क्रियाशीलता को कम करना या रोकना क्या कहलाता है, संदमन या निरोधक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इन रसायनों को एंजाइम संदमक या निरोधक कहते हैं। और एंजाइम को जो निरोधक रसायन होते हैं वो उत्क्रमणीय या अनुक्रमणीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो हमने मुख्य प्रकार के जो आज के टॉपिक पढ़े, उन टॉपिक में क्या है कि हमने विशिष्ट गुणों की बात की एंजाइम की, एंजाइमों की प्रकृति की बात की, एंजाइमों का सामान्य इतिहास की बात की, एंजाइमों के संरचना की बात की और अनेक प्रकार के एंजाइमों के बारे में बात की। इसके आने वाला अगले पार्ट के अंदर हम विशिष्ट प्रकार का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि एंजाइमों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अनेक प्रकार के एंजाइमों की विधियाँ हैं, किस प्रकार एंजाइम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, किन एंजाइमों की प्रकृति किस प्रकार होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ डायग्राम वगैरह। कुछ ऐसे थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं जिनके अंदर कुछ ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं है, कोई नॉर्मल सी चीज़ें या इंपॉर्टेंट चीज़ों को आसानी से बता दिया जाता है। हम अपना सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक्स है उसको साथ लेकर भी चल रहे हैं, हम सिलेबस से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए ताकि क्या होगा कि कोई भी चीज़ आपके मिस नहीं होगी। थैंक यू।